हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों इससे पहले असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो पेपर था दोस्तों, उसके मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल लिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। और आज जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं दोस्तों, वो उसका 3rd पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। और साथ ही दोस्तों जो ये मैं सीरीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, इसमें मैंने हर क्वेश्चन की डिटेलिंग करने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं आप लोगों के इस डिटेलिंग क्वेश्चनों में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कर्मचारी को दिए गए बोनस का लेखा किया जाएगा, यानी बोनस पेड एम्प्लॉय विल बी शोन, यानी किस जगह हम लोग जो कर्मचारी का बोनस है उसे शो अप करेंगे या दिखाया जाएगा। पहला ऑप्शन है व्यापार खाते में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या लाभ हानि नियोजन खाता, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट, या उपयोग में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो हमारा व्यापार खाता होता है या ट्रेडिंग अकाउंट होता है, इसमें हम लोग हमेशा जितने भी हमारे डायरेक्ट टैक्स आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे तो उन्हें हम लोग दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं उसको हम लोग दिखाते हैं लाभ हानि खाते में। तो अब बात ये रही कि जो कर्मचारी को दिए गए बोनस है वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। तो समझ लीजिए दोस्तों, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो अगर हम किसी माल को लेने से लेकर उसको बेचने तक के जितने भी एक्सपेंसेस उसमें होते हैं उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और अगर हम बात करें ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे आते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स में। तो अब यहाँ पर को ऑप्शन दे रखा है कि जो कर्मचारी को दिया गया बोनस दोस्तों, ये एक इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक निवासी व्यक्ति को साहित्य पुस्तक पर रॉयल्टी 5 लाख रुपए मिले, उसे धारा 80 QQB में कटौती मिलेगी। तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसे आप लोगों को जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं या जितने महत्वपूर्ण सेक्शन हैं उनको आप लोग याद करिएगा। तो इसमें जो 80 QQB के तहत जो कटौती मिलती है वो मिलती है ऑप्शन नंबर डी, 3 लाख रुपये की। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ब्याज और कर से पूर्व की आय तथा कर से पूर्व लेकिन ब्याज के पश्चात की आय बीच में संबंध को किस उत्तोलन से स्पष्ट होता है। यानी दोस्तों बताना है आप लोगों को, जो हमारा लिवरेज है, लिवरेज के अंतर्गत ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। यानी दोस्तों अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और बात करता है अर्निंग बिफोर टैक्स की। तो ये रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन किसके अंतर्गत आता है ये बताना है। तो दोस्तों जैसा कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग, जो हमारा कॉस्ट है उसमें हमने एक सीट बनाई थी जो हम प्रॉफिट तक का पहुंचते हैं, तो वो आपको याद रखना है। तो आप लोग डायरेक्टली जो हमारा लिवरेज वाला पॉइंट है, अगर हम लिवरेज की बात करें या अगर हम लिवरेज कितने प्रकार के होते हैं ये भी आ जाता है। तो लिवरेज यहाँ पे दे रखा है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंपोजिट लिवरेज। तो ये 3 प्रकार के लिवरेज होते हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लेता है। तो आप लोगों को ये तीनों लिवरेज इस कॉस्ट शीट जो मैं बनाने वाला हूँ अभी, वो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा या देख लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है। और आप लोग यहाँ पे भी मे भी आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, समझते हैं इसको। अगर हम बात करते हैं सेल्स की, अगर हम लोग सेल्स की बात करते हैं, अगर हमारी जो भी सेल्स होती है, अगर सेल्स में से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से दोस्तों अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से अगर हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट को तो दोस्तों आ जाता है हमारा EBT आ जाता है। और इसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें टैक्स को तो हमारा जो इनकम होती है फर्म की वो आ जाती है, जो आपकी टैक्स के बाद की इनकम आती है। तो दोस्तों अगर हम लोग मैं बात करूं, अगर हम लोग सेल्स में से
वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन से अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट को माइनस करें तो EBIT आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसमें से अगर EBIT में से अगर हम इंटरेस्ट को माइनस करें तो EBT आता है, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। और टैक्स में से अगर हम माइनस करें तो ये हमारी अर्निंग आती है। और फिर इस अर्निंग को भी हम लोग जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं और आपके इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिविडेंड पे आउट करते हैं। ये सारी प्रोसेस इसकी बात की है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आप लोगों को इस यहाँ पे समझाने का मतलब ये था, अगर आपसे ये जो लिवरेज है, ये लिवरेज इसी का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे से अगर हम बात करें सेल्स से लेकर EBIT तक, तो ये वाला पोर्शन हमारा ऑपरेटिंग के अंतर्गत आता है। तो ये वाला पोर्शन हमारा ऑपरेटिंग के अंदर आता है, और यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन हमारा फाइनेंशियल लिवरेज या फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाता है और ये फाइनेंशियल एक्टिविटी हो जाता है। तो अगर ऑपरेटिंग से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, वो आपके सेल्स से लेके EBIT तक के, और EBIT से लेके इंटरेस्ट माइनस करेंगे EBT, और यहाँ तक का जो भी पॉइंट आएंगे आपके फाइनेंशियल लिवरेज। अब यहाँ पे पूछा है EBIT और EBT का रिलेशन पूछा है। तो दोस्तों ये वाली एक्टिविटी अभी मैंने बताया आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी आपका फाइनेंशियल लिवरेज होगा। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो फाइनेंशियल लिवरेज की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल लिवरेज हमारा EBIT और EBT का रिलेशन दिखाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए भुगतान किया गया मानदेय होता है, यानी जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दोस्तों, वहाँ पे अगर हम लोग कोई पेमेंट करते हैं तो या रेम्यूनरेशन या फिर आपका वहाँ पे जो भी पेमेंट होता है वो किस प्रकार का आपका एक्सपेंसेस है ये बताना है, पूंजीगत, आयगत व्यय या दायित्व। तो याद रखेंगे जो हमारा गैर व्यापारिक संस्था होती हैं वहाँ पे हम जो भी भुगतान करते हैं मानदेय का, तो वहाँ पे ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। बाकी इसको डिटेलिंग हम लोग दोस्तों आपका रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली पार्ट में देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पूर्वाधिकारी अंश वह है जिसमें पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर हम अंशों की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूछ रहा है यहाँ पे। अगर हम अंशों की बात करें, मेनली हमारे दो प्रकार के अंश होते हैं, एक आपका इक्विटी शेयर कैपिटल और एक आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये दो प्रकार के आपके अंश होते हैं, और यहाँ पे ये पूछ रहा है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में। तो प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल होते हैं दोस्तों, वहाँ पे उनको मुख्यतः दो राइट्स होते हैं। सबसे पहले उन्हें जो डिविडेंड होता है उसे पे आउट का अधिकार उन्हें होता है। अगर जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ है, या लास्ट जब अभी हमने कॉस्ट शीट बनाई थी वहाँ पे लास्ट में जो हमारी अर्निंग आई है, तो अगर उन्हें जितने % का उन्हें पहले से उन्हें जो अधिकार होता है उन्हें पेमेंट किया जाता है, उसके बाद अगर बचता है तो फिर हम इक्विटी शेयर वालों को देते हैं। और दूसरा उनको जो अधिकार होता है वो है पूंजी वापसी का, यानी रिटर्न ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो वहाँ पे सबसे पहले जितनी भी आपकी एसेट होगी सबसे पहले पेमेंट किया जाता है आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। तो इनको दो राइट्स मेनली इन्हें दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देय मजदूरी है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र का खाता। तो दोस्तों ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। तो जो देय मजदूरी होती है आपका, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हम इसे बोल सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत खाता या फिर पर्सनल अकाउंट होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो था उसमें भी मैंने करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट किस ईयर से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय उत्तोलन या फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दो प्रश्न आ चुके हैं आपके लिवरेज से। इससे पहले भी अभी आया था और अभी फिर आया है। तो फाइनेंशियल लिवरेज बताना है इसमें कि क्या होता है। अभी मैंने बताया था फाइनेंशियल लिवरेज आपका EBIT और EBT से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, EBIT अपॉन EBT। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिखाया गया है तो वह दिखाया जाएगा।
दोस्तों जो क्लोजिंग स्टॉक है अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है, जनरली वैसे ट्रायल बैलेंस में वो नहीं दिखाया जाता है, और अगर वो दिखाया गया है ट्रायल बैलेंस में तो उसे हम फिर उसके बाद हम उसे कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट में, या फिर बैलेंस शीट में। तो याद रखेंगे जब भी अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, अगर उससे हमने वैसे जनरली आपका ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता है, अगर ट्रायल बैलेंस में दिखा दिया गया है तो उसको हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है आर्थिक चिट्ठी या बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और सपोज अगर वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया है तो आपको पता है जनरली जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है या क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट यानी आपका किस में? ट्रेडिंग अकाउंट में, व्यापार खाते में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों आज इतने ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रश्नों को ले रहा हूँ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है। तो इस प्रकार मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और बाकी अगर आप लोगों ने क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे मे बी, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो यार सब्सक्राइब बनता है और लाइक भी बनता है और शेयर भी बनता है, शेयर कीजिएगा। और साथ ही मैं जल्द आप लोगों के लिए नई वीडियो बना के लेके आऊँगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।